नमस्कार साथियों, मैं सोवे सिंह मैक्स टेक्नोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है सीयूईटी की प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही होगी। उसी क्रम को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और टॉपिक के साथ इस क्लास में वापस आए हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, जो पीछे की क्लास थी उसमें हम लोग अटलांटिक महासागर की जो उत्तरी गोलार्ध की यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़े थे। कौन सी जलधारा किधर जा रही है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है, ये सब बातें हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। आज की क्लास में हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो प्रमुख धाराएं हैं, यानी आप कह सकते हैं जो सारी धाराएं हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन सी जलधारा कहाँ चलती है, कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। आपको बता दूं, अगर पिछली क्लास अगर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की आप जलधारा मिस कर दिए हैं तो आप वहां जाकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। तो चलिए आपको पहले यहाँ बता दूं कि आज हम लोग दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करने जा रहे हैं। आपको बता दूं, जो ठंडी जलधाराएं हैं उसे मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है और जो गर्म जलधाराएं हैं वो रेड कलर से दिखाया। जैसा कि मैंने बताया था कि जलधाराएं दो तरह की बताई गई, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा। तो इसके पहले कि हम लोग आज की टॉपिक शुरू करें, आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं उसे पहले क्लियर कर दूं। सबसे पहले है अनिरुद्ध साहा का है कमेंट आया है कि सर जिधर तीनों जलधाराएं साथ आके मिलेंगी तो उस जगह को क्या। देखिए, अगर आप उत्तरी अटलांटिक की बात कर रहे हैं तो उत्तरी अटलांटिक में अगर आप जहाँ पे लेब्राडोर की जलधारा मिल रही है, शायद वो पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इधर से यहाँ पे, अगर हालांकि उसका मैप तो बना नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ हम लोग पढ़े थे कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जा रही है जो कि गर्म जलधारा है, ऊपर जाके वो लेब्राडोर से मिलती है। और कहा जाता है कि जो पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा है वो भी ऊपर से दोनों ठंडी जलधाराएं आके गल्फ स्ट्रीम से मिल रही हैं। तो ये जो आप देखेंगे न्यू फाउंडलैंड है, वहाँ पर आकर ये जलधाराएं मिलती हैं, जो कि आप पूछ रहे थे। अगर आपका यही क्वेश्चन है तो आपको बता दूं, ये न्यू फाउंडलैंड के पास ये जलधाराएं आकर मिलेंगी। आप मैप में देखेंगे तो न्यू फाउंडलैंड आपको मिलेगा एटलस में। नेक्स्ट कमेंट है अमन पांडे का, सर आप पहले हिंदी में लिखते थे, तब हम हिंदी मीडियम वालों को, स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता था। देखिए, ऐसी बात नहीं है, टेंशन मत लीजिए। होता क्या है कि शुरू में यही देखा गया था, मैंने हिंदी में कर रहा था तो हिंदी में भी लिख रहा था, तो लोगों को कहा कि सर इंग्लिश में भी लिखिए। इंग्लिश में, हिंदी इतनी मुझे नहीं आती है, तो मैंने क्या किया, दोनों लोगों को साथ में लेकर चलने के लिए मैंने क्या किया, इंग्लिश में भी लिखने लगा और हिंदी में भी लिखने लगा। और हिंदी में बताता भी हूँ, इंग्लिश में भी बताता हूँ। अब जैसे करेंट्स की बात करें तो यहाँ जैसे ब्राज़ील की जलधारा है, तो ब्राज़ील की जलधारा, ब्राज़ील करेंट्स उसे भी बोलेंगे, इंग्लिश में भी ब्राज़ील ही बोलेंगे, हिंदी में भी ब्राज़ील करेंट, हिंदी धारा बोलेंगे। जो मुझे ज़रूरी लगता है तो मैं उसे खुद लिख देता हूँ और बता भी देता हूँ। तो आई होप आप लोगों की क्लास प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जलधाराओं के बारे में, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं की। ये जलधाराएं कौन सी हैं, पहले आप यहाँ समझिए। कल अगर आई होप कि आप लोगों को पिछली क्लास अगर ज्वाइन किए होंगे तो मैंने ही बताया था कि जो विषुवत रेखा के पास जो जलधारा चलेगी उसे बोलेंगे विषुवत रेखी जलधारा। अब बात इस पर निर्भर करती है कि वो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो उसके नाम के आगे उत्तरी विषुवत रेखी जलधारा बोलेंगे। अगर वही जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में है तो बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। एक चीज हमने यहाँ ये बताई थी कि ये जो जलधाराएं होती हैं विंड्स, जो ट्रेड विंड्स हैं, उनकी वजह से क्या होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चलती हैं। यहाँ पे हमें पता है ट्रेड विंड्स इस तरफ ऐसे ऐसे चल रही हैं, तो उसी डायरेक्शन में ये जो करंट्स हैं ये भी इधर ही चलने लगती हैं। ये जितने भी आप देखेंगे, जो अटलांटिक महासागर हो गया और ये आप कहें प्रशांत महासागर, तो इसमें क्या होती हैं, ट्रेड विंड की वजह से जो विंड्स होती हैं ईस्ट टू वेस्ट की तरफ चलती हैं। ठीक वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा जैसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध में पढ़े थे, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर के पढ़े थे, उसी तरह दक्षिणी अटलांटिक महासागर की भी ये जलधाराएं चलेंगी। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूं, जो रेड कलर की हैं ये गर्म जलधाराएं हैं और ये जो ब्लैक कलर से हैं ठंडी जलधाराएं हैं। एक चीज़ आप अपनी आसानी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि जो विषुवत रेखा के पास रहेंगी या विषुवत रेखा की तरफ से आएंगी जो जलधाराएं वो गर्म रहेंगी, और जो जो ध्रुव साइड से आएंगी, यानी जो ध्रुवों साइड से आएंगी वो क्या रहेंगी, ठंडी जलधारा रहेंगी। तो ये बात आप अपनी थोड़ी आसानी के लिए याद ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ मैंने यहाँ ये बताई थी कि ये वाला फिगर अगर हो सके, इसलिए मैंने इसे नहीं मिटाया है, कि ये वाला फिगर आप अगर ध्यान दीजिए तो मैंने बताया था कि जो विषुवत रेखा के पास जो जलधाराएं रहेंगी उसे बोलेंगे विषुवत रेखी जलधारा। जैसे उत्तरी सागर में है तो उत्तरी विषुवत रेखी धारा, दक्षिणी सागर में है तो दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। यही मैंने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉक चलती हैं। तो वही हमें यहाँ देखे थे, और यही इसी तरह आप देखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चल रही हैं, एंटी क्लॉक चल रही हैं, और उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देखे थे क्लॉकवाइज चली थी जलधाराएं। यहाँ पे एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक यानी कि ये वाली बात हो गई। अब ये वाली बात यहाँ वाली भी वही बोलेंगे कि विषुवत रेखी जलधारा। फिर यहाँ पे मैंने बताया था जब वेस्टर्ली विंड्स की वजह से ये क्या होती हैं,
वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जब मुड़ जाती हैं तो हम कहते हैं कि ड्रिफ्ट है, यानी कि प्रवाह है। क्या है ये? ड्रिफ्ट बोलते हैं, यानी कि प्रवाह। देखिए मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ, ड्रिफ्ट यानी कि प्रवाह। तो ये जो इस साइड मुड़ रही है इसे प्रवाह बोलेंगे। इसी तरह हमारा उत्तरी जो अटलांटिक महासागर पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये बात बोली गई थी कि जो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रही है वो क्या है? हमारा प्रवाह है, जो कि वेस्टर्ली विंड्स की वजह से ये इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध की जो प्रवाह ड्रिफ्ट रहता है वो थोड़ा स्पीड होता है। इस पर हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जलधाराओं के बारे में। आपको जैसा पता है कि सबसे पहले हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? विषुवत रेखा शुरू करेंगे। विषुवत रेखा के पास कौन सी जलधारा चलेगी? विषुवत रेखी जलधारा चलेगी। ये तो कॉमन है, आपको हर सागर में आपको ये याद रहेगा। दक्षिणी सागर की बात करें तो इसलिए दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। आप जान दीजिए कि दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा ये क्या है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में विषुवत रेखा के पास चल रही है। ये आगे चलती है और ये जब यहाँ ब्राजील के तट किनारे से यहाँ से टकरा के यहाँ सेंट रॉक द्वीप है उससे टकराकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे एक तो ऊपर चली जाती है और एक नीचे चली जाती है। एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिएगा, कल जो पिछली क्लास थी उसमें एक चीज नोट या ऐड कर लीजिएगा। हालांकि मैंने उसे जानबूझ के उसमें नहीं बताया था ताकि मैं जब यहाँ फिगर बना दूँ तब आपको बताऊँ तो अच्छे से समझ में आएगा। आप लोगों को पता था यहाँ पर उत्तरी विषुवत रेखी जो जलधारा थी जो कि गर्म जलधारा थी, हालांकि मैं यहाँ ब्लैक कलर से बना रहा हूँ लेकिन ये थी गर्म। ये जो गर्म जलधारा थी यहाँ पे जब जाती है इधर से भी जाती है तो ये जलधारा चली गई और ये भी जलधारा इधर आ गई तो यहाँ वाटर लेवल कम हो जाएगा। ऑब्वियसली जहाँ से अगर वाटर हट जाएगा तो वहाँ वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ की वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, यहाँ दो जगह के वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए इनके बीचों बीच यानी कि आप कह सकते हैं लगभग विषुवत रेखा पर एक जलधारा चलती है जिसे बोलते हैं प्रति विषुवत रेखी जलधारा। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, ये कौन सी जलधारा है? प्रति विषुवत रेखी जलधारा है, या आप कह सकते हैं एंटी इक्वेटोरियल करंट, यानी कि वापस मुड़ रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जलधाराएं किधर जा रही हैं? वेस्ट साइड आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर लेवल कम हो गया तो इनके बीच से एक जलधारा यही मुड़ के वापस आती है, इधर इस साइड जाने लगती है एकदम बीचों बीच, जिसे बोलेंगे प्रति विषुवत रेखी जलधारा। तो ये इस साइड आ गई। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा हर महासागर में रहेगा, यानी कि प्रशांत महासागर में भी देखेंगे और अटलांटिक महासागर में भी देखेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। दक्षिणी विषुवत रेखी जो जलधारा है आगे बढ़ी। ये जलधारा जब आगे बढ़ी तो यहाँ पर अब ब्राजील के पास तट पर यहाँ पर सेंट रॉक द्वीप है, इससे टकराने के बाद ये दो भागों में बढ़ गई। ये जब दो भागों में बढ़ गई तो एक जाकर ऊपर जो उत्तरी अटलांटिक जो विषुवत रेखी धारा था ये वाली इसमें आके मिल जाती है और कुछ भाग इसका जो दूसरी शाखा है ये दक्षिण साइड आ जाती है। जो दक्षिण साइड आ जाती है उसे बोलते हैं ब्राजील की जलधारा। याद करने के लिए सबसे आसान है, इसमें कुछ याद न करना न रटना है, बस आपको समझना है क्योंकि ब्राजील के किनारे से होकर आ रही है तो इसलिए आप कह सकते हैं, याद रहेगा कि आपको ब्राजील की जलधारा है। ध्यान दीजिएगा, ये विषुवत रेखा की तरफ से आ रही है और ये गर्म जलधारा है, रेड कलर से मैंने दिखाया। जब यही ब्राजील की जलधारा और आगे बढ़ती है यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 40 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती है तो देखा जाता है कि सामने से एक और जलधारा आ रही है जिसे बोलेंगे फॉकलैंड की जलधारा। यहाँ फॉकलैंड द्वीप है और यहाँ से क्या होती है, एक जलधारा आती है जो कि ऊपर की तरफ जाती है, आगे जाके ब्राजील की जलधारा से यहाँ टकराती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये ध्रुवी साइड से आ रही है तो इस वजह से ये क्या रहेंगी? ठंडी रहेंगी, साथ में अपने साथ ये बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लिए रहेगी और इस वजह से यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का ये जो दक्षिणी वाला एरिया है या आप दक्षिण पूर्वी आप कह सकते हैं, यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है, ठंडा क्षेत्र हो जाता है क्योंकि ये जलधाराएं अपने साथ बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े ला रही हैं। ये जो फॉकलैंड की जलधारा है, ठंडी जलधारा है, ये आगे बढ़ती है तो आगे जाकर ये टकराती है ब्राजील की जलधारा से। ये ब्राजील की जलधारा से यहाँ टकराई। एक ध्यान दीजिएगा, ये ठंडी जलधारा है और एक गर्म जलधारा है। ये जब यहाँ पे टकराती हैं तो देखा जाता है ये हम तो आ गए अब जो हमारी पछुआ पौने हैं यानी कि वेस्टर्लीज हैं उसके क्षेत्र में आ गए। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े थे कि वेस्टर्लीज की वजह से ये क्या होती हैं, धाराएं इधर मुड़ जाती हैं, इसी तरह अब यहाँ भी वेस्टर्लीज चलती हैं तो ये वेस्टर्लीज क्या होंगी, इन धाराओं को इधर मोड़ देंगी। ये धाराएं क्या, ये जो पौने रहेंगी, इन दोनों जो ब्राजील की जलधारा और फॉकलैंड की जलधारा जब टकराती है तो इसे क्या करती है, ईस्ट साइड ढकेल देती है, यानी कि अपने साथ वेस्टर्लीज क्या होती है, इन्हें ढकेल देती हैं और ये आगे बढ़ जाती हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये ठंडी जलधारा है। क्या दक्षिण अटलांटिक प्रवाह जो है ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और यहां पर क्या था, जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह था वो क्या थी, गर्म जलधारा थी। ये वाली गर्म है और ये ठंडी है। तो जो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है वो क्या है, ठंडी जलधारा है, और वहां पे जो ये वाली चल रही थी इधर से, ये क्या थी, गर्म थी।
तो ये ठंडी जलधारा यहाँ फॉकलैंड जलधारा से मिलने के बाद ये वेस्टर्लीज क्या होती हैं, फॉकलैंड की जलधारा और ब्राजील की जलधारा मिलती हैं। उसके बाद वेस्टर्लीज क्या करती हैं, इन्हें ईस्ट साइड ढकेल देती हैं, ये ठंडी जलधारा हो जाती हैं। और यही जलधारा जब आगे बढ़ती है तो इसका कुछ भाग जाके दक्षिणी अफ्रीका आप कह सकते हैं, या अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तट से टकराने के बाद ये क्या होती हैं, विषुवत रेखा की तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ आगे निकल जाती हैं। ये जो आगे ऊपर मुड़ के जाती है, ऊपर चली जाती है यानी विषुवत रेखा की तरफ, उसे बोलेंगे वेनेजुएला की जलधारा। क्या बोलेंगे, वेनेजुएला। ध्यान दीजिएगा, वेनेजुएला नहीं, वेनेजुएला अलग है, वेनेजुएला अलग है। वेनेजुएला यानी कि जब ये दक्षिणी अफ्रीका के, या आप कह सकते हैं अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट से टकराएगी तो ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये ऊपर की तरफ जब जाएगी तो ये क्या होगी, ठंडी जलधारा है। ध्यान दीजिएगा, ध्रुवी साइड से जा रही है, ये देखिए ठंडी जलधारा है। इसे क्या बोलेंगे, वेनेजुएला की जलधारा, वेनेजुएला नहीं। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा वेनेजुएला बहुत सुर्खियों में था। हालांकि जब आप लोग मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास लिए होंगे तो उसमें मैंने इसकी चर्चा की थी कि वेनेजुएला कैसे अपनी गरीबी दूर करना चाहता था। नोट छाप दिया बहुत, जिसके वजह से वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। हालांकि उस पर हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर आप लोग पढ़े होंगे वो क्लास मेरी तो हो सके आप लोगों को वो पता होगा। तो यहाँ देखिए वेनेजुएला है, वेनेजुएला नहीं है। ये कैसी धारा है, ठंडी जलधारा है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए ध्रुवी साइड से आ रही है, इसे यही मान के चलिए आप। यहाँ टकराने के बाद क्या हो रही है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से आगे बढ़ती है और ये जाती है विषुवत रेखा के पास, और विषुवत रेखा के पास जाकर ये पुनः क्या होती है, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा में मिल जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे एक फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉक क्या हो रही है, जलधाराएं चल रही हैं। यहां पे क्लॉकवाइज थी और यहां पे एंटी क्लॉकवाइज है। ये चीज इसकी विशेषता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये एंटी क्लॉक चलती हैं। यहां पर ज्यादा जलधाराएं नहीं हैं। एक आपकी दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, दूसरा आपकी ब्राजील की जलधारा, तीसरी आपकी फॉकलैंड की जलधारा, चौथी आपकी दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह और फोर्थ है आपकी वेनेजुएला की जलधारा। तो ये 4-5 जलधाराएं हैं। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बताया कि ये क्या है, प्रति विषुवत रेखी जलधाराएं। ये कैसी जलधारा है, ये भी आपकी ये जो उत्तरी अटलांटिक जलधारा थी, यही इसका ही कुछ भाग आके वापस मुड़ जाता है, तो इस वजह से इसे प्रति विषुवत रेखी जलधारा कहते हैं। और ये आके यहाँ पुनः गिनी की धारा में मिल जाती हैं। पिछली क्लास में मैंने बताया था गिनी की जलधारा कहाँ है, और वही कहा जाता है कि जो प्रति विषुवत रेखी जलधारा है, ये गिनी की जलधारा को उत्पन्न करने का प्रमुख कारण बताया जाता है कि गिनी की जलधारा, ये प्रति विषुवत रेखी जो जलधाराएं हैं जो वापस लौट के बीचों बीच से वापस लौट के आ रही है, उसको वो क्या करती है, गिनी की जलधारा को उत्पन्न करता है। तो यहाँ वेनेजुएला की जलधारा पुनः आके इसमें मिल गई। सो आई होप कि आप लोगों को दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो जलधाराएं हैं अच्छे से समझ में आ गई हैं। फिर भी मैं एक बार फिर से चलिए आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले कहाँ शुरू करना है, हमें शुरू करना है विषुवत रेखी जलधारा से। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये जो विषुवत रेखा के पास चलेगी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जो जलधाराएं चल रही हैं वो क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा। फिर ये आगे बढ़ती है जो कि ब्राजील के तट, या आप कह सकते हैं सेंट्रॉक द्वीप से टकराने के बाद ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जाके उत्तरी अटलांटिक जो हम लोग पहले पढ़ चुके पिछली क्लास में, उसमें जाके मिल जाती है। दूसरी ब्राजील के तट से होते हुए दक्षिण साइड में जाती है। जो ब्राजील के तट से होते हुए आगे बढ़ती है उसे बोलेंगे ब्राजील की जलधारा। यही ब्राजील की जलधारा जब आगे बढ़ती है तो देखा जाता है यहां से एक ठंडी जलधारा आ रही है जिसे बोला जाता है फॉकलैंड की जलधारा। ये फॉकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा होती है। जब ये दोनों यहाँ मिलती हैं तो उसके बाद देखा जाता है यहाँ पर क्या चलती हैं, वेस्टर्लीज चलती हैं, यानी कि पछुआ पौने चलती हैं। ये पछुआ पौने अपने साथ इन धाराओं की दिशा परिवर्तित कर देती है और ये क्या करती हैं, ये जो जलधारा फिर रूप ले लेती है, इसे बोला जाता है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। यही दक्षिण अटलांटिक प्रवाह यानी कि ड्रिफ्ट क्या होती हैं, आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर अफ्रीका के तटों से टकराती हैं। यहां से टकराने के बाद क्या होती है, कुछ नॉर्थ साइड मुड़ जाती हैं। जो नॉर्थ साइड मुड़ के आगे जाती है जो कि ठंडी जलधारा है उसे बोलेंगे वेनेजुएला की जलधारा। यही वेनेजुएला की जलधारा पुनः जाके दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा मिल जाती है, जिससे कि एक सर्कल पूरा हो जाता है। अब बात यहां यह ध्यान देने योग्य है कि यहां पर जो हमने दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह की बात की थी और उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, यानी कि ये वाली जलधारा और ये वाली जलधारा में अंतर क्या है। अंतर देखिए क्या है, पहले समानता समझिए। समानता यह है कि ये वेस्टर्न ईस्ट विंड्स की वजह से क्या होती हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाती हैं।
अंतर क्या है इसमें कि इसमें जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट पड़े थे उनकी स्पीड थोड़ा कम होती है और वो गर्म होती हैं। इनमें अंतर यह है कि इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये ठंडी होती हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा होने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर महाद्वीपीय रुकावट नहीं मिलता इसे ज़्यादा, जिस वजह से ये बड़ी तीव्र गति से चलती हैं। और वहाँ पर उसे क्या मिल रहा था, जो नॉर्थ ड्रिफ्ट थी वहाँ पर उसे महाद्वीपीय रुकावट मिल रहा था, जिस वजह से उतनी स्पीड के साथ नहीं बढ़ पा रही थी और ये वो क्या थी, गर्म थी। यहाँ ये क्या है, ठंडी है, जो कि फॉकलैंड की जलधारा जब मिल जा रही है तो इसकी वजह से ये क्या हो रही है, ठंडी जलधारा पूरी चलती है। एक चीज नोट कीजिएगा कि वहां पे वो जो जलधाराएं थी आपकी क्या हो रही थी, नॉर्थ अमेरिका के तट से, यानी कि जहां पे क्या नाम था उसका, गल्फ स्ट्रीम के आगे जब वो बढ़ रही थी तो उसे तब बोला जा रहा था ड्रिफ्ट है। आगे जाके फिर कई भागों में बढ़ जा रही थी, यानी कि जो ऊपर वाली ड्रिफ्ट थी वो कुछ ही दूर तक थी। लेकिन यहाँ पे जो ये वाली ड्रिफ्ट है, ये आप कह सकते हैं कि पूरे अर्थ पे ये हमेशा क्या होती हैं, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलती रहती हैं। ये क्या होती हैं, हमेशा पूरी हर जगह लगातार चलती रहती हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये जलधाराएं अच्छे से समझ में आ गई हैं, कौन सी जलधाराएं हैं, कौन सी ठंडी जलधारा। इसमें मेन चीज जो याद रखने वाली चीज है कि इसमें ये आपको याद रखना है कि कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है। एक चीज और, अगर आप फिगर समझ गए होंगे तो आपको ये भूलने वाला नहीं है। अगर आप देखिए कि कहीं कुछ ऐसी जलधाराएं जो कि उनके जहां भी पाई जा रही उसके नाम पे हो गई, जैसे अब ब्राजील की जलधारा है तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ब्राजील के किनारे से जो जलधारा जाएगी वो ब्राजील की जलधारा है। फॉकलैंड द्वीप तो एक जलधारा जा रही है, उसे बोलेंगे फॉकलैंड की जलधारा। ड्रिफ्ट आपको कॉमन मैंने पहली क्लास में बता दिया था, ड्रिफ्ट वाली और जो इक्वेटोरियल वाली रहेगी, इक्वेटर के पास जो रहेगी, वो ये दोनों जलधाराएं हर सागर में कॉमन रहेंगी। साथ में आपको वेनेजुएला की जलधारा याद रखना है कि वेनेजुएला की जलधारा कहां जा रही है, और इसमें आपको कुछ नहीं याद करना है क्योंकि ये इतनी जलधाराएं हैं। एक चीज और है कि जो नॉर्थ अटलांटिक में हम लोग पढ़े थे, कौन सी जलधारा कहां जा रही है, अगर फिगर आप समझ गए होंगे तो वो भी आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी जलधाराएं ठंडी और कौन सी जलधाराएं गर्म हैं। इसमें एक चीज और बात ध्यान देने योग्य बात है कि जहां पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वो क्षेत्र हमारे मत्स्य उत्पादन के सबसे बढ़िया माना जाता है। इसीलिए देखा जाता है न्यू फाउंडलैंड के पास वहां पे मत्स्य उत्पादन बहुत होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग पढ़े थे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की जलधाराएं मिल रही हैं। जैसा कि अभी किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जलधाराएं जहां मिलेंगी कहाँ मिलेंगी, तो ये जलधाराएं जहां मिलेंगे वहां पे मत्स्य उत्पादन के लिए बढ़िया रहेगा, वहां कोहरा छा जाता है, बादल जैसा धुंध जैसा फैल जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जलधाराएं अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे जिसमें हम लोग पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर की उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दीजिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो दोस्तों हम फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।